बिहार के छपरा में जहरीली शराब पीने से मरने वालों का आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। 24 घंटों के अंदर मरने वाले लोगों की तादाद 40 के पार पहुंच चुकी है। वहीं शराब पीने वाले कई और लोगों का अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं लोकसभा में ये मामला उठाकर बीजेपी ने नीतीश सरकार पर कार्रवाई करने की मांग की है। बिहार में शराबबंदी लागू है, लेकिन आए दिन जहरीली देसी शराब से हो रही मौतों को लेकर सरकार सवालों के घेरे में है। बिहार विधानसभा के सरमाई इजलास में भी बीजेपी लगातार नीतीश कुमार को घेर रही है और इस पर जवाब भी मांग रही है। बीजेपी विधायकों का विधानसभा अहाते में दूसरे दिन भी एहतजाजी मुजाहरा जारी रहा। बीजेपी विधायकों ने नीतीश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और इस्तीफे की मांग की है। लगातार दूसरे दिन भी बिहार विधानसभा में इस मुद्दे को लेकर बवाल जारी रहा। वहीं बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार का इस मामले पर यह कहना है कि जो शराब पिएगा वो मरेगा ही। हम लोग तो प्रारंभ से कह रहे हैं कि देखिए, शराबबंदी का कानून लागू किया गया, इसके लिए पूरा का पूरा प्रयास किया जा रहा है और हर बार हम लोगों ने सब लोगों को जानकारी दी। बापू ने क्या कहा है और उसके बाद आप जानते ही हैं जो रिसर्च आया था पूरे दुनिया का, तो उसको भी सबके घर पर हमने भेज दिया है कि शराब कितनी बुरी चीज है, कितने लोगों की मौत होती है और जहरीली शराब से तो शुरू से लोग मरते हैं और देश भर में मरते हैं। यहाँ जितना जहरीली, जब शराब बंदी नहीं थी तब भी जहरीली शराब से यहाँ भी मरते थे, लेकिन अन्य एक मिनट जान लीजिए, अन्य राज्यों में भी बहुत भारी संख्या में लोग जहरीली शराब से मरते थे। तो हम लोगों ने तो शराब लागू कर दिया, लेकिन आपको मालूम है सबसे पहले 16 में ही ना जहरीली शराब की बात हुई थी और उसका जितना जहरीली शराब हम लोगों ने उस पर कितना एक्शन करवाया था। तो जितना जहरीली शराब, और जानते ही हैं कि लोगों को सचेत रहना चाहिए। यहाँ तो शराब बंदी है तो कुछ गड़बड़ तो बेचेगा ही, तो लोगों की मौत हो जाती है। तो इसको याद रखना चाहिए कि शराब नहीं पीना है, शराब बड़ी बुरी चीज है, लेकिन फिर भी कोई पी लेता है। देखिए, ज्यादातर लोगों ने इसके पक्ष में सहमति दी है, लेकिन कुछ आदमी को क्या कीजिएगा, कुछ तो ऐसी गलती करता ही है। तब उसके बाद पिछली बार भी याद है ना, जहरीली शराब से मर गया तब कोई कहा कि इनको मिलना चाहिए कंपल्सन के। वाह, जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही। ये तो उदाहरण ही सामने है कि पियोगे तो मरोगे, यही तो बात है। तो इसीलिए अब इसके बारे में तो दुख प्रकट करना चाहिए। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का इस मामले पर कहना है कि जब बिहार में शराबबंदी नहीं थी तब भी जहरीली शराब से लोग मारे जाते थे। आप देखिएगा, चाहे शराबबंदी थी, चाहे शराबबंदी होते हुए या उससे पहले जब शराबबंदी नहीं भी थी, तो भी जहरीली शराब से लोग जो है मारे जाते थे। ये सच्चाई। लेकिन भाजपा लगभग 10 साल से भी ज्यादा, 15 साल तक बिहार में काबिज रही। इन्होंने क्या किया, आज इनको याद आ रहा है। तो बीजेपी को कोई मतलब नहीं है बिहार के लोगों से। थोड़ा बताना चाहिए ना कि इनके केंद्र सरकार जो है बिहार को कितना सहयोग कर रही है। इन सारे इश्यू पे बहस होती। दिल्ली एसिड अटैक मामले में एक बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि दिल्ली खातून कमीशन ने फ्लिपकार्ट और अमेजॉन को नोटिस जारी कर अपने प्लेटफॉर्म पर एसिड बेचने पर जवाब मांगा है। आपको बता दें कि दिल्ली में एक 17 साल की लड़की पर तेजाब फेंका गया। वहीं पुलिस का मानना है कि तेजाब फ्लिपकार्ट से ही मंगवाया गया था। सफदरजंग अस्पताल में लड़की का इलाज जारी है। वहीं दिल्ली खातून कमीशन की सदर ने इन दोनों ही कंपनियों के सीईओ को खत लिखा है और कहा है कि कमीशन को पता चला है कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट पर एसिड आसानी से मिल जाता है, जो कि गैर कानूनी है। खातून कमीशन ने इस नोटिस को भेजते हुए जवाब मांगा है। दिल्ली देश की राजधानी में एक 17 साल की लड़की के ऊपर एसिड अटैक करा गया है। वो लड़की चल रही थी, स्कूल की यूनिफॉर्म में थी। 2 आदमी बाइक पे आते हैं और उस लड़की के ऊपर एसिड फेंक के चले जाते हैं। हम दिल्ली पुलिस को नोटिस इशू कर रहे हैं, इन दोनों को तुरंत अरेस्ट किया जाए और सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए। लड़की और लड़की के परिवार की जो भी संभव मदद है हम करने की कोशिश कर रहे हैं। पर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, दिल्ली महिला आयोग पिछले कई सालों से बार बार रिकमेंडेशन दे रहा है, नोटिस इशू कर रहे हैं, समन्स इशू कर रहे हैं कि
कब रिटेल सेल ऑफ एसिड को बैन करोगे? आज दिल्ली की ये हालत है कि दिल्ली में कोई भी जाकर जैसे सब्जियां मिलती है ना, उस तरीके से कहीं से भी आसानी से एसिड खरीद के ले आता है और किसी के ऊपर भी डाल देता है। तो ये कब तक चलता रहेगा? क्यों सरकारें सो रही हैं और क्यों वो इसके ऊपर निर्णय नहीं लेती कि रिटेल सेल ऑफ एसिड को पूरी तरीके से बैन किया जाए? दिल्ली महिला आयोग नोटिस इशू करेगा और इंश्योर करके रहेगा कि रिटेल सेल ऑफ एसिड बैन हो, क्योंकि जब एक लड़की के ऊपर एसिड फेंका जाता है ना, तो उसकी पूरी की पूरी रूह कांप जाती है। इतनी बुरी तरीके से उसको जख्मी करा जाता है और उसकी जिंदगी पूरी तरीके से बर्बाद कर दी जाती है। तो कुछ सरकारें क्योंकि वो सो रही हैं, वो रिटेल सेल ऑफ एसिड बैन नहीं कर रही। इससे हम रुकेंगे नहीं। अगर कोर्ट तक जाना होगा तो दिल्ली महिला आयोग कोर्ट जाएगा और रिटेल सेल ऑफ एसिड को बैन करा के रहेगा। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मरकजी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि छोटे व्यापारियों को खत्म करने का काम कर रही है मरकजी सरकार। इन्होंने कहा कि जो छोटे व्यापारी हैं, जो मिडिल साइज व्यापारी हैं, उनको खत्म करना है। इन्होंने नरेंद्र मोदी जी को इशारा दिया और नरेंद्र मोदी जी ने एक के बाद एक निर्णय लेने शुरू कर दिए। नोटबंदी, भाइयों और बहनों, यह पॉलिसी नहीं है, यह हथियार है। ये हिंदुस्तान के छोटे व्यापारियों को, मिडिल साइज बिजनेस चलाने वालों को, ये दुकानदारों को खत्म करने का हथियार है। दूसरा हथियार, गलत जीएसटी। आज मुझे सड़क पे बताया गया कि अगर कोई व्यापारी गुड़, बेसन अगर 25 किलो से ज्यादा, 25 किलो से कम बेचता है तो उस पर जीएसटी लागू हो जाती है, मगर अगर 25 किलो से ज्यादा बेचता है तो उस पर जीएसटी नहीं लगती। तो जहां भी ये छोटे व्यापारियों को मार सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, ये पूरा का पूरा दम लगा के कर देते हैं। लक्ष्य है कि जो हिंदुस्तान के छोटे व्यापारी हैं, जो देश को रोजगार देते हैं, इनको खत्म कर दिया जाए और हिंदुस्तान के सबसे बड़े 3-4 पूंजीपतियों को देश का पूरा धन दे दिया जाए। हाल ही में मशहूर एक्टर शाहरुख खान की आने वाली फिल्म पठान का एक गाना रिलीज हुआ, जिस पर तनाजा खड़ा हो गया है। मध्य प्रदेश के वजीर दाखिला नरोत्तम मिश्रा के मुताबिक इस गाने में दीपिका पादुकोण के कपड़े काबिले एतराज हैं। गाने में प्रयुक्त की गई वेशभूषा प्रथम दृष्टया बेहद आपत्तिजनक है। साफ दिख रहा है कि दूषित मानसिकता के कारण ये फिल्माया गया गाना है। वैसे भी दीपिका पादुकोण जी टुकड़े टुकड़े गैंग की समर्थक रही हैं, जेएनयू वाले उसमें, और इसलिए मैं ये निवेदन करूंगा कि इसके दृश्यों को ठीक करें, वेशभूषा को ठीक करें, अन्यथा मध्य प्रदेश में इस फिल्म को अनुमति दी जाए या न दी जाए, ये विचारणीय प्रश्न होगा। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हमारे नुमाइंदा मोहित शुक्ला से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुखविंदर सिंह सुक्खू साहब हैं। आप हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, बहुत स्वागत है सर, आपको बहुत बधाइयाँ। एक बात बताइए, 2022 के लिए आप प्रचार समिति के प्रमुख बने, आखिर प्रचार किस तरीके से किया और प्रचार भी इतना बढ़िया तरीके से कि हिमाचल में सरकार ले आई, क्या कहेंगे? देखिए, मैं इतना कह सकता हूँ, अब प्रचार का तरीका भी बदल गया। 2014 के बाद पॉलिटिक्स के डायनेमिक्स भी बदल गए। छोटी छोटी मीटिंगों के द्वारा अपनी बात पहुंचाना, जनता को अपनी बात कहना और जनता की बात सुनना, उसके बाद मतदाता ये फैसला करता है कि आने वाले समय में हम किस दृष्टिकोण से आगे जाएंगे। प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? हिमाचल प्रदेश के लोगों को बहुत उम्मीद है आपसे। जनता की सेवा करना ही प्राथमिकता है। उस दृष्टिकोण से हमने खाका तैयार करना शुरू किया है। मैं सभी विधायक के जो हैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि पहले दिन से ही हमने विधायकों ने बिना मंत्री बने ही अपनी कार्य शुरू कर दी है और आने वाले समय में
उन कार्यों की प्रगति भी ली जाएगी और उनका जवाबदेही भी तय की जाएगी। आपके बारे में कहा जाता है कि आप दूध बेचते थे, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाय बेचते हैं, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि दूध वाले का चाय वाले के साथ कितना समर्थन रहेगा, सहयोग रहेगा, क्योंकि बिना दूध के चाय में स्वाद नहीं आता है। नहीं, ये तो जब मैं यूनिवर्सिटी पढ़ता था तो एक एजेंसी होती थी, उसके द्वारा सवेरे सवेरे हम ये कार्य कर लेते। काम करने का स्वभाव हमारे उसमें था, लेकिन इनकी तुलना नहीं करनी चाहिए। हमें तो अपना काम करना है। अच्छा, और काम करके आगे बढ़ना है। सर, भारत जोड़ो में आप और आपके 40 विधायक जा रहे हैं। आपने पहली मर्तबा मतलब विधायकों की परेड करा दी राजस्थान के अंदर, सबकी दौड़ लगवाएंगे, क्या संदेश देंगे राजस्थान से? नहीं, हम तो राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा है, ये उस विचारधारा का प्रतिनिधित्व करती है जो विचारधारा देश की एकता और अखंडता को एकजुट करके रखी है। 100वां दिन था, उस विचारधारा के लिए सभी कांग्रेस पार्टी के लोग चले गए। चलिए, वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर आप सुखविंदर सिंह सुक्खू साहब को सुन रहे हैं, जिनका ये कहना है कि हिमाचल प्रदेश में अगर हिमाचल की जनता ने उनको मौका दिया है तो वो उनकी इच्छाओं पर और उनकी जो प्राथमिकताएं हैं उन पर खरा उतरेंगे। कैमरा पर्सन जस्सी के साथ मोहित शुक्ला, तहजीब टीवी, दिल्ली। वहीं हिमाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने तहजीब टीवी के नुमाइंदा मोहित शुक्ला से खास बातचीत की। हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका तहजीब टीवी पर। हमारे पेशे से आप आए, आगे बढ़े, राजनीति में आए, उसके बाद आप डिप्टी सीएम हैं, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, कैसे निभाएंगे? नहीं, जिस ढंग से निभाते आए हैं उसी ढंग से निभाए हैं। कोई मैं नया तो बना नहीं हूँ, मैं लगातार 5वीं दफ़ा MLA बना हूँ, मिनिस्टर रहा हूँ, लीडर ऑफ अपोजिशन रहा हूँ। तो जो भूमिकाएं जैसे जैसे मिलती हैं उनको उसी तरह से निर्वहन किया जाता है। सर, जिस तरीके की रणनीति बनाई गई और हमेशा से ये कहा गया कि चाहे वो सेब के व्यापारियों की समस्या हो, चाहे फिर बस वालों की समस्या हो, या फिर हिमाचल के आम जनता की समस्या हो, आपने हर एक चीज़ को बड़े ही बारीकी से उठाया। तो वो रणनीति क्या रही थी पर्दे के पीछे, जिस तरीके से आपने लोगों को रिझा पाए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का लगातार ये कहना था कि रिवाज बदल देंगे। हमने कहा था रिवाज नहीं बदलेगा, राज बदलेगा और ताज बदलेगा, और वो आपके सामने आ गया कि राज बदल गया है। दूसरा, वो कहते थे कि डबल इंजन की सरकार है, दिल्ली में हमारी सरकार है, हिमाचल में हमारी सरकार है, और लेकिन हमने ये कहा था कि ये डबल इंजन जो है पहाड़ की चढ़ाई नहीं चढ़ पा रहा है। इंजन चाहे सिंगल ही हो लेकिन ठीक चलना चाहिए। खैर, अब तो सीएम डिप्टी सीएम डबल इंजन अब आया है जी। अब ये डबल इंजन जो है पूरा हिमाचल को खींचेगा और हिमाचल प्रदेश के विकास, कल्याण और गरीब की सेवा के लिए काम करेगा। और जहाँ हमने एजेंडा तय किया है, हमने चुनावी घोषणा पत्र तैयार किया है। घोषणा पत्र में हमने स्पष्ट तौर पे कुछ गारंटीज़ दे रखी हैं, और वो गारंटीज़ को हमने टाइम फ्रेम में पूरा करना है। वो हमने समय भी तय किया है। जैसे कर्मचारियों की OPS है, तो हमने कहा है कि पहली कैबिनेट में उसको करेंगे। अभी जिस दिन भी पहली मीटिंग होगी उस दिन हम OPS का ऐलान करेंगे। ये प्रदेश के कर्मचारियों से हमारी कमिटमेंट है। हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों से मौजूदा सरकार अच्छे संबंध चाहती है, बेहतरीन संबंध चाहती है। कर्मचारियों का प्रदेश के विकास और कल्याण में बहुत योगदान रहा है, इसलिए उनके साथ जो कमिटमेंट्स हैं वो पूरी की जाएंगी। जो महिलाओं से कमिटमेंट्स हैं, जो दूसरे तबकों से कमिटमेंट्स हैं, वो सारी पूरी की जाएंगी। अभी तो रिव्यूज़ चल रहे हैं कि प्रदेश को भाजपा ने कहाँ पहुँचा के छोड़ा है। जैसे 25,000 करोड़ रुपए के इन्होंने कर्जे लिए, आर्थिक तौर पे प्रदेश का दिवालिया निकाल दिया। अब उससे उभरने के लिए और एजेंडा पूरा करने के लिए जो भी कदम उठाने हैं वो उठाए जाएंगे। सर, अनुराग ठाकुर के आंसुओं का कोई फर्क नहीं पड़ा और ना ही नड्डा साहब की निवेदन का फर्क पड़ा। आखिर क्या वजह रह गई? और देखिए, कांग्रेस जिस तरीके से रिवाज बदलने की बात चल रही थी, कांग्रेस ने रिवाज बदल दिया, राज बदल दिया, सब कुछ बदल दिया। अब सवाल ये उठता है कि प्राथमिकताएं हैं, आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है और प्रदेश को आप बहुत अच्छी तरीके से समझते भी हैं। अब अगला सवाल मैं आपसे लेता हूँ राजस्थान को लेकर। राजस्थान में आप लोग जा रहे हैं, वहां पर पदयात्रा कर रहे हैं। राजस्थान के अंदर क्या मैसेज देंगे, क्योंकि सियासी उठापटक तो है वहाँ? नहीं, देखिए, एक तो मैं आपको ये बताऊं कि श्री नड्डा और श्री अनुराग ठाकुर उसी पार्लियामेंट्री सीट से CM और डिप्टी CM आते हैं, दोनों वहीं से हैं, और वहाँ से हम रिकॉर्ड सीटें लेके आए हैं जी। और दोनों ज़िलों में, हमीरपुर में भी और यहाँ से हम ऊना से भी 4-4 सीटें हम जीते हैं। तो
तो दूसरी बात, जहाँ तक आप कह रहे हैं कि यात्रा का सवाल है, राहुल गांधी जी इस समय देश में जो नफ़रत का माहौल है, जो हिंसा का माहौल है, जो खौफ का माहौल है, जो डर का माहौल है, जो कॉन्स्टिट्यूशन पे खतरे मंडरा रहे हैं और जो एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, ऐसे माहौल के बीच में राहुल जी ने ये यात्रा शुरू की है भारत को जोड़ने की और ये खौफ ख़त्म करने के लिए। तो उस यात्रा में हम शामिल नहीं हो पाए थे। अब हम 40 के 40 एमएलए जो नए जीते हैं, सीएम, डिप्टी सीएम और सारे एमएलए को साथ लेके हम यात्रा पे जा रहे हैं। कल हम यात्रा में शामिल होंगे। विपक्ष से सहयोग की उम्मीद है, विपक्ष को क्या संदेश देना चाहेंगे, जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? आखिरी सवाल है। नहीं, हम विपक्ष को कह रहे हैं कि अभी तो जुमा 48 घंटे हुए हमें आए हुए, अभी से आपकी आंख में आगे आंसू, अभी तो छेड़ी भी नहीं दास्ता हमने, अभी तो शुरुआत होनी है। क्या बात है। चलिए, वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर आप मुकेश अग्निहोत्री साहब को सुन रहे हैं, जो कि डिप्टी सीएम है हिमाचल प्रदेश के अंदर, और साफ कर दिया है कि हिमाचल में सरकार बन गई है तो जिम्मेदारी भी उतनी बड़ी है और उन सारी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे भी। कैमरा पर्सन जस्सी के साथ मोहित शुक्ला, तहजीब टीवी, दिल्ली। फ्रांस से हुए सौदे के तहत लड़ाकू विमान राफेल की डिलीवरी पूरी हो गई है। भारत में आखिरी और 36वें राफेल विमान की लैंडिंग के साथ ही मुल्क को 36वां राफेल लड़ाकू मिल गया है। राफेल यूएई में मिड एयर रिफ्यूलिंग कराने के बाद भारत पहुंचा है। आपको बता दें कि भारत ने सितंबर 2016 में फ्रांस के साथ 59,000 करोड़ रुपए की लागत से 36 राफेल विमान खरीदने के लिए एक समझौते पर दस्तखत किए थे। पहला राफेल विमान पिछले साल जुलाई महीने में मुल्क में आया था और आखिरी डिलीवरी के साथ ही हिंदुस्तानी फौज की ताकत में इजाफा हो गया है।